चलिए ध्यान दीजिए, आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं बलजीत सर यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास जो है वो पहले चैप्टर क्लास 12th का है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12th का, ये पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को देखा जाए तो ये चैप्टर इतना छोटा भी नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जो बच्चे इसके पहले चैप्टर पढ़ चुके होंगे उनके लिए ये रिवीजन तौर पे हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ये तैयार करने का एक बेहतर अवसर होगा। सारे टॉपिक इसमें कवर कराए जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखेंगे आप, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, क्लास 12th के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे कोचिंग का जो बैच है न्यूटन बैच, उस बैच के अंतर्गत ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और ऑनलाइन जुड़े सारे बच्चों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो बच्चे यहाँ क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई उनके साथ साथ हो रही है। यानी ये जो क्लास है ये हाइब्रिड मोड में है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी है। चलिए देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चैप्टर पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग को कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कौन सा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक जो है वो हमको क्या करना है, इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ाई करनी है। और जो टॉपिक कराएंगे उसके साथ साथ जो पॉसिबल होगा, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी हम लोग करते चलेंगे। फिलहाल मेरा प्रयास ये भी होगा कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से करना है, इसकी शुरुआत कहां से करना है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बेटा सबसे पहले एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत अच्छे समझिएगा, सबसे पहले एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा टॉपिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेटा कितने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका एक पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और इसका एक पार्ट कौन सा होता है, इसका एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। बिल्कुल, इसके टोटल दो पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ताकि आने वाले यूनिट टेस्ट में, आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में, हर जगह पे ये टॉपिक हमारे दिमाग में पूरी तरीके से सेट रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो स्टैटिक्स का मतलब समझिए। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। रेस्ट मतलब स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। इसका मतलब रेस्ट होता है, रेस्ट यानी रुका हुआ होता है, रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ होता है भाई। और बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, जहां पर हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो एकदम सिंपल है। आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्ज। रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब यहां पर देखो, डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा, डायनामिक के एक तरीके से मतलब होता है मूव करना या मूविंग। और इलेक्ट्रो का मतलब उसी तरह क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब जहां पर हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, जहां पर हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बताइए, बेसिक बात समझ में आ गई। एकदम बेसिक बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सर दो पार्ट होते हैं,
एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? जहां पर हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जहां पर हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब जैसे हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे पहला चैप्टर कौन सा है बोलो? पहला चैप्टर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो? कौन सा बोलो बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कौन हो गया बेटा बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया। ये जो है दोनों के दोनों चैप्टर किसमें आते हैं? ये दोनों के दोनों चैप्टर फर्स्ट यूनिट में आते हैं। आपके क्लास 12th की फिजिक्स की पहली यूनिट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी दो चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। यानी पहला चैप्टर आप पढ़ोगे और दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे। ये वो चैप्टर हैं जिनमें आप किसके बारे में पढ़ोगे? रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। अब बेटा दूसरा कौन है बताइए? दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इसके बाद यानी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के बाद के जो चैप्टर हैं, जैसे कौन सा हो गया? जैसे आपका थर्ड चैप्टर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मूविंग चार्ज हो गया, मूविंग चार्ज या मैग्नेटिज्म, या फिर कह लीजिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कह लीजिए, या फिर चलिए मूविंग चार्ज हो गया। और कौन सा हो गया बताइए? मैग्नेटिज्म वाला हो गया। ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। और कौन सा हो गया? जैसे बेटा एक हो गया कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। जैसे एक हो गया कौन सा? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ये सारे चैप्टर किसमें आते हैं? ये सारे चैप्टर आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। किसमें आते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। तो ये बेसिक मुझे लगता है कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। क्यों? सब बेसिक मुझे लगता है कि आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। जहां पर रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहां पर मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसके जो है कई पार्ट हैं, जैसे करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी हो गया। ये सब किसमें आते हैं? ये सब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है सर, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बता दिया, इसमें दोनों में आ रहा है कौन बताइए? दोनों में आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और हमारे चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फील्ड तो तब समझेंगे ना जब हम लोग चार्ज समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चलो देखो भाई, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यानी बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज से हम लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? किसी भी मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी होती है? फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। गर्मी बहुत है इसलिए जो है थोड़ा सा फैन चला लिया जाए। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल की क्या है बताओ बेटा? फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए, देखिए इट इज फंडामेंटल, बेटा इट इज फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की क्या है बेटा? फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ये बॉडी में पाई जाती है। ठीक, ये बॉडी में पाई जाती है। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना पॉसिबल है, लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक नहीं है। कैसी है? इंट्रिंसिक है। कैसी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है गुरुजी किसी मैटर की। ठीक, ये कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बेटा? ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है बताओ? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक कौन सा होता है बताओ बेटा? एक होता है निगेटिव चार्ज। यानी चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज
और एक कौन सा होता है बताओ, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे बोलिए, रिप्रेजेंटेड। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। कुछ लोग कैपिटल क्यू लिख देते हैं, स्मॉल क्यू लिख देते हैं, मतलब इसको कुल मिला के समझिए कि क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है? तो बेटा देखिए पहले तो इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती बताएगा कोई? एसआई यूनिट बेटा इसकी क्या होती बताओ? इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। कूलाम जिसे हम लोग ऐसे आमतौर पर सी बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम होती है। ठीक है, अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? क्यों बताओ बेटा, कोई सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा क्या? ईएसयू, स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऐसे बोलते हैं, स्टैट कूलाम। क्या बोलते हैं बताओ? स्टैट कूलाम बोलते हैं। तो यानी इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा बताओ? ईएसयू होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलाम। अगर आपसे कोई पूछे कि एक कूलाम में कितना ईएसयू होगा, तो एक कूलाम में होता है बेटा 3 × 10⁹ क्या? ईएसयू। इसे हम लोग स्टैट कूलाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग स्टैट कूलाम भी क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बेटा आगे पंखे के नीचे आके बैठ जाओ, पंखे के नीचे आके बैठ जाओ। ठीक, एक कूलाम में कितना होता है? 3 × 10⁹ क्या होता है? ईएसयू होता है, या स्टेट कूलाम होता है। ठीक, और देखिए बेटा यहां पर एक बात और समझिएगा, इसकी एक और यूनिट होती है। ए बेटा इसकी क्या होती बताओ? इसकी एक और यूनिट होती है। एक इसकी यूनिट और कौन होती बताओ बेटा? इसकी एक यूनिट और कौन होती बताइए बेटा? ईएमयू होती है। क्या होती बताओ बेटा? ईएमयू होती है। और एक ईएमयू में कितना कूलाम होता है? 10 कूलाम। कितना? 10 कूलाम होता है। एक ईएमयू में कितना कूलाम होता है? 10 कूलाम होता है। यानी कि बेटा एक ईएमयू इक्वल टू कितना होगा बोलो? 10। और बताओ कूलाम के प्लेस पे, एक कूलाम के प्लेस पे कितना? 3 × 10 की पावर क्या? 3 × 10 की पावर कितना? एक मिनट, 3 × 10 की पावर कितना बेटा? 9 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? एक ईएमयू इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3 × 10 की पावर कितना? 10 कूलाम हो जाएगा। तो ये एक ईएमयू की वैल्यू है। हाँ, एक बात और समझिएगा, ये जो ईएसयू होता है यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? इसे फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। और यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए? ईएमयू के प्लेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए? यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलो? यहां पर हम लोग फैराडे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फैराडे बोल सकते हैं। एक बड़े काम का नोट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। एक बड़े ही काम का नोट पॉइंट है, मैं यहां पे अलग से लिखे दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बड़े काम का नोट पॉइंट है कि अगर चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए, अगर बेटा चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए, तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन। और अगर बेटा कौन सी यूनिट पूछ लिया जाए? लार्जेस्ट यूनिट पूछ लिया जाए, तो लार्जेस्ट यूनिट क्या होती बताइए? लार्जेस्ट यूनिट होती कौन सी? फैराडे। कौन सी होती है? फैराडे। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब एक बार मुझे आप बताइए कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाउ मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन कौन सा? पॉजिटिव, निगेटिव। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलाम होती है, या फिर फ्रैंकलिन होती है। इसकी एक और यूनिट क्या होती है? ईएमयू। जैसे ये ईएसयू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ठीक, 10 कूलाम इसकी वैल्यू होती है। आप ये पूरी बातें क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में पढ़ाई करते हैं बेटा? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक बात मैं आपको अलग से बता दूं कि अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके बीच फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सन। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। कैसा लगेगा? अट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ये इसके बारे में है, हिस्ट्री है इसकी। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं बताओ? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ते हैं बेटा बताओ? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा चार्ज की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज की बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज होती है? 3 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एडिटिविटी। क्या होती है बताओ? एडिटिविटी। चाहे एडिटिविटी बोलो और चाहे बोलो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वांटाइजेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती? कंजर्वेशन। क्या होती बताओ बेटा? कंजर्वेशन। तो बताओ एक बार मुझे जरा, सब लोग बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज। देयर आर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड ऑफ चार्ज। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। पहली कौन कौन सी? पहली कौन सी? एडिटिविटी।
दूसरी कौन सी क्वांटाइजेशन, तीसरी कौन सी कंजर्वेशन। आओ तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, तीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तीनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर एडिटिविटी का मतलब क्या है, आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, आखिर कंजर्वेशन का मतलब क्या है। आइए जरा इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए बेटा जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके हर पार्ट पर डिफरेंट 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 चार्जेस हैं। सबसे पहले मैं आपको एडिटिविटी समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। अगर कोई बॉडी है, उसके डिफरेंट 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 पार्ट्स पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, तो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक समेशन क्या होगा बताओ, नेट चार्ज के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सारे चार्जेस का अलजेब्रिक समेशन नेट चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। जरा देखिए ध्यान से कैसे, जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस तरह से मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर एक चार्ज यहां पर है प्लस का Q1 है, मान लीजिए माइनस का Q2 है, प्लस का Q3 है, प्लस का या फिर माइनस का मान लीजिए Q4 है, इस तरीके से डॉट डॉट करके माइनस का Qn है। तो बेटा जो नेट चार्ज होगा, ध्यान दीजिए, जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा वो सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के क्या होगा, इक्वल होगा। जो नेट चार्ज होगा बेटा वो सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब Q1 और उसके बाद क्या हो गया बताओ, प्लस Q2 किसका है बताओ, माइनस का Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 कितना बताइए, प्लस का क्या होगा, माइनस का Qn होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, ये है एडिटिविटी। क्या है बेटा बोलो, ये एडिटिविटी। क्या है बोलो, ये एडिटिविटी। कहने का मतलब ये है कि सारे चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम है वो नेट चार्ज के इक्वल होगा। इसे हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी। क्या बोलते हैं, एडिटिविटी। तो ये तो चार्ज की बेसिक पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसकी बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है, आइए ध्यान दीजिए कि आखिर सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, या क्वांटाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं। देखिए जब किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही ट्रांसफर होता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। जब एक बॉडी से, मान लीजिए कोई बॉडी ए है कोई बॉडी बी है, अगर बॉडी ए से बी की तरफ चार्ज गया, अगर कभी भी बॉडी ए से बी की तरफ चार्ज जाएगा तो वो एलिमेंट्री चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज मतलब कम से कम पॉसिबल चार्ज। और कम से कम पॉसिबल चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज जाएगा वो एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल में जाएगा। एलिमेंट्री चार्ज मतलब बेटा ई के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा। मतलब यहां पर n हो जाएगा इक्वल टू किसके, q के। ये चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी में कितना जाएगा। अब यहां n की वैल्यू क्या होगी बताओ बेटा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसका मतलब क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब भी जाए कितना जाएगा बताओ, या तो एक रख दोगे, यानी या तो यहां पे 1 रख दोगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे। यानी जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज शिफ्ट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 4 5 के मल्टीपल में ही शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं कि सर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 जाएंगे, क्या सर 3.5 जा सकते हैं, नहीं नहीं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो 4, या तो फिर 5। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि जो एलिमेंट्री चार्ज है, जो प्रारंभिक चार्ज है, जो बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज है, उसका इंटीजर मल्टीपल ही ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, ना 5.5, ना 5.25, 5 या तो फिर 6। ठीक इस तरीके चार्ज शिफ्ट होते हैं। अब सुनो, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है बताइए बेटा, प्लस आता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए उस पर क्या आता है बताओ, प्लस। और अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या आता है बताओ, माइनस। तो यानी Q इक्वल टू या तो आंसर पॉजिटिव चार्ज आएगा और या तो निगेटिव आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन है। क्या है बेटा, ये क्वांटाइजेशन है। अगला होता है कंजर्वेशन। ए बेटा कंजर्वेशन में कुछ लिखना नहीं होता है, बस बेसिक सी बात है कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। भाई चार्ज ट्रांसफर होगा कब, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी उसके टच में होगी, है ना। अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसका चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी चार्ज आर कंजर्व ऑन एन एनी आइसोलेटेड बॉडी।
ठीक है भाई। अब चलो बेटा देखो, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया है, एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आ गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, सो रहे हो क्या अमन? तो सही से बैठो। देखिए इसका देखो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग में कोई बताएगा? बता पाओ तो बताओ, फटाक से बताओ, कोशिश करो, लगाओ 1 मिनट के अंदर, लगाओ सब लोग, इसको ट्राई करो। चलो कितना आंसर आएगा? डी आएगा। अच्छा अच्छा, चलो हम देखते हैं, चलो मैं सॉल्व करके देखता हूं कितना आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए कितना आएगा भाई, देखो ध्यान दो, सुनो सब लोग ध्यान से। देखिए बेटा, एक बॉडी पर इतना चार्ज है पहले से, एक बॉडी पर पहले से कितना चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज है, और इसने गेन कर लिया इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ बेटा, अगर कोई बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। कैसा चार्ज आता है बताओ बेटा? नेगेटिव आता है। ठीक, उस पर 1 कूलाम पहले से था और उसने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर लिए। अब बताओ, अगर उसने नेगेटिव गेन कर लिया तो उसके ऊपर एक्चुअल चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा था, आपने कुछ किसी से कुछ और कर्ज ले लिया, तो अब आपका पैसा तो कम पड़ जाएगा ना। यानी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ? आंसर कितना आएगा? 1 कूलाम से आंसर हमेशा और हमेशा कितना आएगा? कम आएगा। आंसर 1 कूलाम से कम आएगा, मतलब ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और अच्छा हम देख लेते कितना होगा। देखिए पहले तो बताओ बॉडी पर चार्ज है कितना? सर बॉडी पर चार्ज है 1 कूलाम, चार्ज कितना गेन हुआ? बेटा देखो गेन चार्ज कितना है, बोलो गेन चार्ज कितना है, बोलो। Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ? N होता ना, Q इक्वल टू N होता ना। ठीक, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए? 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, 16 5 जा 80, यानी 8 10 की पावर कितना? -1, यानी कितना बेटा बताओ? 8 इंटू 10 की पावर -1 अपान में चला गया, यानी 0.80। ये बेटा इतना चार्ज बॉडी ने गेन कर लिया है, इतना चार्ज बॉडी ने क्या कर लिया बताओ? गेन कर लिया है। और बताओ कैसा चार्ज गेन करेगी? माइनस का, माइनस का, माइनस का, क्योंकि जब बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, तो यानी इतना माइनस का आ गया, पहले से था कितना? 1 कूलाम। ठीक है, नेट चार्ज कितना हो गया बोलो? नाउ नेट चार्ज, अब बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा? आपके पास पहले से कितना था? 1, अब इसमें आप इसको जोड़ोगे लेकिन माइनस का है तो माइनस का 0.80 हो जाएगा, तो ये कितना होगा बताइए? 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं? 0.80 को माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है बताओ? 0, है ना। वो भी किसका? ये माइनस का था, प्लस वाला बड़ा है यानी प्लस का। बताइए आंसर कितना आएगा? प्लस का 0.20 कूलाम आएगा, प्लस का 0.20 कितना आएगा? कूलाम आएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा? बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? डी ऑप्शन मैच कर रहा। किसी बच्चे ने बताया भी था, सही था। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा के देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लगा के देखते हैं। चलिए इसको आप लोग लगाने की जरा कोशिश करिए, जल्दी से लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। सॉल्व करो, देखो फटाक से आंसर क्या आएगा। ये नहीं, भाई लग गया। अभी अमन तुम्हारी कॉपी नहीं निकल पाई है, इतनी देर से पढ़ रहे हो, अभी तक कॉपी नहीं निकाल पाए हो। जल्दी से बताएं आंसर। ठीक,
अरे गधे राम, आंसर पढ़ना नहीं है, सॉल्व करके निकालना है। आंसर पढ़े दे रहा है, आंसर पढ़ रहा, कह रहा 6.25। ये तो तुम चलो देख के बता रहे हो, इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। चलो बेटा ध्यान दो, बात नहीं करो, पहले ध्यान दो। विच इज बिगर, बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन बड़ा है। ए बेटा कौन बड़ा है बताओ, विच इज बिगर, कौन बड़ा है, कौन? एक कूलम चार्ज बड़ा है कि बेटा कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज बड़ा है। ठीक, ध्यान दो क्या कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन बड़ा है, एक कूलम बड़ा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज बड़ा होता है। ठीक, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि कौन बड़ा है, कि एक कूलम बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज बड़ा है। तो बेटा आपको पता है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला सबसे बेसिक चार्ज होता है, मतलब सबसे बेसिक एकदम एलिमेंट्री चार्ज होता है, मतलब ये बहुत छोटा चार्ज होता है, तो एक कूलम इससे बड़ा होगा। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम वन कूलम, यानी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो देखते हैं, अच्छा भाई इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये बेटा क्या गिवन है बोलो हमको दिया 1 कूलम, यानी Q की वैल्यू 1 कूलम दिया है, और इधर लिखा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, यानी N की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। Q इक्वल टू NE होता है, N इक्वल टू Q अपॉन E, N इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, पॉइंट हटाया 0 लगाया, N की वैल्यू कितना 10/16। ये बेटा बात नहीं, ऊपर ले जाओ कितना हो गया 10 की पावर 19, 19 को आप 18 लिख दो, एक 0 इधर शिफ्ट कर दो, 16 6 96, 16 to 30 65, कितना है बोलो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो आप क्या लिखोगे बेटा बताओ, आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एक कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अभी कह दिया जाए, आपसे आमतौर पर पूछ लिया जाए कि बताओ एक स्टूडेंट बड़ा होता है कि एक क्लास बड़ी होती है, तो आप कहोगे एक क्लास, क्योंकि एक क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट पाए जाते हैं। उसी तरह एक कूलम बड़ा होता है क्योंकि एक कूलम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज टू मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक कूलम चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज से मच ग्रेटर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो गया था। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो ये नंबर लिखा होता है, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फट से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फटाक से देख लेते हैं, कई बार का बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, यानी हमको चार्ज बताना है, इस पर चार्ज बताना है। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें अब आप बताएंगे कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, 26 लिखा है, Fe लिखा और 56 लिखा है। ठीक, नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर, किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं बताओ, प्रोटॉन। यानी इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ध्यान दीजिए बेटा, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज, क्यों हमको कैलकुलेट करना है, और याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं 26। ये जो एटॉमिक नंबर होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इतने इलेक्ट्रॉन है। अब क्यू निकालना एकदम सिंपल हो गया, क्यू इक्वल टू कितना Ne, तो n कितना है बताइए, हमारे पास 26 है, और E कितना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 16 6 96, 16 2 32, 32 9 करने 41 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 19, इतना लिख दीजिए, या फिर एक इसको इधर ले 4.16 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 18 कूलम हो जाएगा। ठीक, तो ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन का चार्ज दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करते तो क्या हो जाता बताओ, नेगेटिव हो जाता। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आइए इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं। बेटा चार्ज और मास में क्या कंपेरिजन क्या है,
चार्ज और मास में क्या कंपेयर है, ध्यान दीजिए, चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन है। देखिए, अच्छा आपको मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक। कैसी प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो अगर बेटा हम लोग चार्ज और मास में क्या पढ़ें बताओ, डिफरेंस पढ़ना चाह शुरू करें, तो पहली चीज तो क्या बताओ कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये है फंडामेंटल, बोलो क्या बेटा, ये फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है सर, फंडामेंटल इंट्रिंसिक है। और ये भी कैसी प्रॉपर्टी है बताइए, ये भी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, तो ये पहली बात तो दोनों में हो गई सेम, कि दोनों कैसी हैं, दोनों फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। बताइए बेटा दोनों कैसी हैं, दोनों फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं। ठीक, एक बात ये बताना कि चार्ज कैसा होता है, बताइए, चार्ज जो होता है पॉजिटिव भी होता है, चार्ज जो होता है वो निगेटिव भी होता है, चार्ज जो होता है वो जीरो भी होता है, लेकिन मास केवल क्या होता है बताओ, पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है बताइए भाई, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, ये डिफरेंस समझ गए आप। चार्ज कैसा होता है, चार्ज आपका पॉजिटिव भी होता है, चार्ज निगेटिव भी होता है और चार्ज जीरो भी होता है, लेकिन मास हमेशा कैसा होता है बताइए, पॉजिटिव होता है। मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और सुनिए, चार्जेस के बीच अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्शन लगेगा। ठीक, यानी चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, लेकिन मासेस के बीच केवल और केवल कैसे फोर्स लगते हैं बेटा, मासेस के बीच केवल और केवल कैसा फोर्स लगता है बताइए, केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए बेटा, चार्जेस के बीच, बेटा ध्यान दो, चार्जेस के बीच जो है वो अट्रैक्शन या फिर क्या बेटा बताओ, रिपल्सन, दोनों तरह के फोर्स काम करते हैं। चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह के फोर्सेस काम करते हैं, लेकिन मासेस के बीच केवल और केवल कैसे फोर्स काम करते हैं, मासेस के बीच केवल और केवल क्या होता बताइए, केवल अट्रैक्शन होता है। और एक बात बता दूं, किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है, किन्हीं अगर आपको दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ, लेकिन अगर आपको किन्हीं दो मासेस के बीच फोर्स निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक, तो बेटा ध्यान दीजिए, चार्जेस के बीच फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, अगर चार्जेस के बीच फोर्स हमको क्या करना है बताइए, अगर चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा बोलो, हमको लगाना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कूलम्ब्स लॉ लगाना पड़ेगा। लेकिन बेटा अगर मासेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करना है, अगर हमको क्या करना है बताइए, अगर हमको मासेस के बीच फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा बोलो, हमको लगाना पड़ेगा यूनिवर्सल, बोलो क्या, ग्रेविटेशनल लॉ। क्या लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये बातें हमने आपको क्या कर दिया भाई, समझा दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना था। ठीक, बताइए कोई प्रॉब्लम है, एक बार जरा बेटा समझो, चार्ज वर्सेस मास को समझो। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, बोलो सब लोग बोलो, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक। मास कैसी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल इंट्रिंसिक। चार्जेस के बीच कैसा यानी चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो, मासेस हमेशा पॉजिटिव। चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी, मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्शन। चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ, और मासेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ लगाते हैं बताइए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ लगाते हैं। ठीक, हाँ, आप लोग जो है किस्मत देख रहे हैं कितनी खराब है कि आज वीडियो बन रहा है तो आज ही लाइट नहीं है। ठीक, रोज लाइट रहती है, एसी चलती है, और आज जो है, खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको देखिए। अब आप जरा इन अंकल को देखिए क्या कहते हैं भाई। ठीक, ये अंकल जी क्या कहे थे, ये जो है फिजिक्स के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, कूलम्ब्स। ठीक, कूलम्ब्स का एक लॉ है जिसे हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, और इनका जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है। इस लॉ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलो आस्था खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तुम तो ये चैप्टर पढ़ भी चुकी हो ना, नहीं पढ़ी हो, अच्छा तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ ये कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ पता है आपको,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, बतियाओ नहीं, ठीक। हाँ बताओ भैया, आप बताओ। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो बढ़िया बताया, ठीक बताया, बैठ जाओ। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, पहले ध्यान दीजिए, इधर देखिए। देखिए पहले तो इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। देखिए इसके बारे में पहले समझो, आखिर ये कहता क्या है, ये रूल कहता क्या है। पीछे साहिल बात मत करो, अभी अलग बैठा दूंगा। इधर तुम भी दांत मत दिखाओ। तुम लोग बिना मतलब मंजन का प्रचार करते हो, कोलगेट का, बाबा रामदेव का, ठीक। चलिए देखिए, आपको यह बताया गया कि दो चार्जेस के बीच, ध्यान दीजिए बेटा, आपको यह बताया गया कि दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। बेटा ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, आपको यह बताया गया कि दो चार्जेस के बीच हमेशा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। अब बेटा कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्सन लगेगा, जो चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कितना कम लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा, इसको समझाया था किसने बताओ बेटा, इसको समझाया था द ग्रेट साइंटिस्ट कूलम्स ने, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज हैं, ये चार्ज बेटा Q1 है और ये चार्ज Q2 है। और बेटा ध्यान दो एक चीज, ये दोनों कैसे चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए, रुके हुए चार्ज होने चाहिए, या नहीं कि हिलते रहे, नहीं हिलेंगे तो फिर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। इनके लिए जरूरी है कि दोनों चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए। अच्छा स्टेशनरी वैसे भी होने चाहिए क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बताओ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं बताओ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो सुनिए, दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी मान लीजिए बेटा, दोनों के बीच मान लीजिए डिस्टेंस कितनी बताओ, R है। तो कूलम सर ने बताया कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस R है। तो कूलम सर ने बताया कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये नहीं कहा जा सकता कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, चार्ज का नेचर पता हो तो, अगर दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे तो रिपल्सन होगा, और एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये अलग बात है। तो सुनिए, कूलम सर ने बताया कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस के क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के क्या होगा बताओ, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बेटा क्या बताया कि यही जो फोर्स है, जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन कितना हो गया बताइए, ये इक्वेशन कितना हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को जरा मिला दिया जाए बेटा, कैसे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिला दो भाई, ठीक है, दोनों को मिला दिया, एफ लिख दिया, ठीक सर, प्रोपोर्शनल लगा दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा बताओ, Q1 Q2 1 अपान R स्क्वायर, 1 लिखने को मतलब नहीं। अब बताओ F इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बोलो किसका लॉ है, कूलम्स लॉ है। किसका लॉ है बेटा, कूलम्स लॉ है, ठीक। समझ गए नहीं समझ गए, अच्छा ठीक है। यहां पर K क्या है बेटा बताओ, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहां पर K क्या है बताओ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। बोलो बेटा यहां पर K क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती, बोलो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितना होता बताइए, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया भाई। तो कहने का मतलब है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो, ऐसे एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, है ना भाई। ये लिख सकते नहीं लिख सकते बताइए, ठीक। या फिर क्या कर सकते हैं बताओ, ए बेटा या फिर क्या कर सकते हैं बताओ, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। ये है हमारा कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ। अब आइए एक बात मैं आपको जरा अलग समझा देता हूं, इधर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना लिखा भैया आपने, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या लिखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ए बेटा यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बोलो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ठीक, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती है? 8.8। हाँ, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होती बताइए? इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होती 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार बेटा इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, कभी कभी इसकी डायमेंशन पूछ ले ना, तो इसलिए इसकी डायमेंशन देखो क्या हो जाएगी बेटा, देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, सुनो परेशान ना हो, ऐसे कैलकुलेट करने मत पड़ो, भी खुद ही जो होगा आ जाएगा। देखो ऊपर लिखा कूलाम का स्क्वायर। अच्छा ये बेटा Q इक्वल टू फार्मूला IT नहीं होता क्या? कूलाम इक्वल टू जो है कूलाम मतलब चार्ज इक्वल टू IT भी तो होता है। I का मतलब क्या बेटा बताओ? एम्पियर, और T का मतलब टाइम, यानी जहां पे कूलाम लिखा वहां पे आप क्या लिख दोगे? AT। तो ऊपर चलो क्या लिख दो बेटा बताओ? AT लिख दो, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, नीचे क्या लिखा बताओ? न्यूटन। न्यूटन मतलब क्या? MLT -2, और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करिए। अच्छा m ऊपर गया कितना हो गया बोलो? m की पावर -1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा l कितना बोलो? एक l, ये l स्क्वायर, बताओ कितना हो गया? बोलो कितना हो गया भाई? l स्क्वायर मिला के l क्यूब हो गया, ऊपर गया कितना हो गया? l की पावर -3 हो गया। अच्छा t की पावर कितना हो जाएगा बताओ? ऊपर हो गया प्लस का 2, t की पावर 2 हो गया ना, नीचे वाला गया तो ऊपर वो भी 2 हो गया, तो कितना हो गया बताओ? t की पावर 4 हो गया, और a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है बताओ बेटा? ये है डायमेंशन। ये क्या बताओ? डायमेंशन है। तो बताओ सब लोग जरा एक बार, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती बोलो? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a स्क्वायर। क्या होती बताओ? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये एप्सिलॉन नॉट की क्या है बताओ? डायमेंशन है। क्या है बेटा बताओ? एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट अभी मुझे लगता है कि बताने के लिए रह गए थे, तो चलिए भी देखते हैं। अच्छा देखिए, एक ये क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। एक ये है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे लगेगा बेटा, देखो बेटा कैसे लगेगा। एक मिनट जरा है भाई, इधर देखो, उधर दांत मत दिखाओ, इधर देखो। एक पहले तो नोट पॉइंट में एक बात समझ लीजिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। बड़े काम की बात, इसको समझो जरा, फिर क्वेश्चन कराते, पहले इसको समझो, नहीं ये टॉपिक छूट जाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, अब बताओ इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? बताओ इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा बताओ इनका अगर प्रोडक्ट करें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसी आएगी? एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस क्या होता बताओ? माइनस। अरे F इक्वल टू Q1 Q2 पान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 पान आर स्क्वायर करोगे तो Q1 Q2 क्या आएगा बताओ? माइनस का आएगा। क्या आएगा बताओ? माइनस का। माइनस का आने का मतलब क्या है? जीरो से छोटा, जीरो से छोटा। यानी अगर बेटा आपने Q1 और Q2 किया और इसकी वैल्यू क्या आ गई बोलो? जीरो से कम आ गई। अगर जीरो से कम आ गई तो इसका मतलब इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन। बिल्कुल ठीक सर, यहां पर अट्रैक्शन होगा, मैंने मान लिया। ठीक, क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन। बहुत काम का पॉइंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर बेटा आपने Q1 और Q2 की वैल्यू लिया और वैल्यू कैसी आ गई? जीरो से बड़ी, मतलब कैसे? देखो ध्यान से, अगर ये दोनों प्लस हो जाएं, अब आंसर क्या आएगा बताओ? प्लस में आएगा। Q1 Q2 करो, प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में आएगा ना। प्लस में आने का मतलब जीरो से ज्यादा। अच्छा मान लीजिए दोनों माइनस के हैं, अब माइनस माइनस यानी Q1 Q2 करोगे तो माइनस माइनस फिर भी प्लस आएगा, यानी जीरो से ज्यादा आएगा ना। अगर जीरो से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब देखो माइनस माइनस इसके बीच क्या लगेगा? रिपल्सन। दोनों प्लस होते तब भी क्या लगता है बताओ? रिपल्सन। क्या होगा बताओ बेटा यहां पे? रिपल्सन। ठीक, ये दोनों के दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से कम है तो अट्रैक्शन होगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से ज्यादा है तो क्या होगा बताओ? रिपल्सन होगा। ठीक, IIT के लिए और नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से छोटा है तो अट्रैक्शन, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो रिपल्सन। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी मुझे अभी कहीं दिखा था, देखो मैं आपको दिखाता हूं अगर मिल गया तो कहीं पर। ठीक, आइए देखते हैं भाई, अगर ये क्वेश्चन मिल जाए हमको कहीं पर तो ये देखिए,
देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, फिगर तो इसमें है नहीं, फिगर ये था, एक मिनट जरा, फिगर इसमें बना नहीं है क्या? फिगर यहां पर ये था, फिगर यहां पर ये था, Q1 इक्वल टू प्लस का 3 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू माइनस का 4 माइक्रोकूलम। चलो बताओ, ये फिगर है, Q1 प्लस का 3 है, Q2 माइनस का 4 है, ठीक। Q1 प्लस का 3 है, Q2 माइनस का 4 है। अब यहां पर कह रहा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक। अच्छा बताओ बेटा, एक प्लस का एक माइनस का है ना, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, इनके बीच क्या होगा बताओ? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन आने के लिए आंसर क्या आना चाहिए? Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम। 0 से क्या आनी चाहिए बताओ? कम। तो ये बेटा Q1 Q2 की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए बताओ? कम होनी चाहिए। मतलब कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था, है ना। Q1 Q2 वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ बेटा? 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आइए इधर देखिए, हाँ हम लोग ये क्वेश्चन करने चल रहे थे। आइए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे थे। आइए ध्यान दीजिए बेटा, कैसे लगेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज। बेटा दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और उनके बीच जो है इतने न्यूटन का फोर्स लगता है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम। अगर वो 5 एंगस्ट्रॉम पे हैं तो उनके बीच कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मिस हुए होंगे, ठीक। एकदम सिंपल सा है, परेशान ना हो। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज। ये बेटा दो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, मतलब सुनो बेटा ध्यान दो, गिवन दैट, देखिए जितना हमारे पास Q1 है उतना ही Q2 है। मान लीजिए किसके इक्वल है बताओ बेटा? Q। आज दोनों पॉजिटिव तो दोनों को सेम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके बीच फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है सर। फोर्स कितना लग रहा है? 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन। अगर वो एक दूसरे से कितनी दूर पर? 5 एंगस्ट्रॉम पे हैं, यानी 5 एंगस्ट्रॉम बीच की डिस्टेंस है, मतलब 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम सिंपल है, F इक्वल टू क्या बेटा बताओ? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये हमारा कूलम्स लॉ लग गया। F की वैल्यू रख दो 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, ये K है, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, अभी आपने पढ़ा है। ए बेटा Q1 के प्लेस पे क्या रखोगे? Q, Q2 के प्लेस पे क्या रखोगे? Q, यानी Q Q मिला के Q स्क्वायर, और अपान में क्या लिखा? R। R मतलब कितना बताओ? बताओ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का क्या? होल स्क्वायर, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा। अब बताओ यहां से क्या निकल आएगा? Q निकल आएगा। बोलो कौन निकल आएगा? Q। और बाद में क्या कर देंगे बताओ? Q इक्वल टू एनी। बाद में क्या कर देंगे? Q इक्वल टू एनी। एनी से क्या निकल आएगा बताओ? N निकल आएगा, ठीक। Q इक्वल टू एनी में क्या निकल आएगा बताइए? यहां से बड़े आसानी से क्या निकल आएगा? N निकल आएगा। चलिए भागे हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग आगे इसको जो है फटाक से बेटा क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो भाई देखते हैं कितना आएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए फटाक से, इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, ये इधर किसमें है बोलो बेटा? किसमें इधर है ये? बोलो इधर किसमें है ये? मल्टीपल में इधर किसमें चला आएगा? अपान में 9 इंटू 10 की पावर 9। और बताओ ये किसमें है? तो इधर किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। कितना? 5 का हो जाएगा 25, 10 की पावर माइनस का 10 का 20 हो जाएगा, है ना। पावर के ऊपर पावर वापस मल्टीप्लाई। इक्वल टू में क्या बचा बताओ बेटा? Q स्क्वायर बचा। क्या बचा बोलो भाई? Q स्क्वायर बचा, ठीक। अब हम लोग इसको और फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। जरा बेटा पावर वाला सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? देखिए 3 पॉइंट कितना है हमारे पास? 7 है, इंटू में कितना है? 25 है, और अपान में कितना है? 9 है। 10 की पावर बोलो बेटा कितना है? बस 10 की पावर बोलो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 38 हो जाएगा। इक्वल टू कितना बताओ? Q स्क्वायर। अब बताओ बेटा यहां से Q कितना निकल आएगा? बोलो भाई यहां से Q कितना निकल आएगा? आए पीछे देख रहे हो बेटा बार बार, और देखो यहां पे Q कितना निकल आएगा? देखो ध्यान दो, जल्दी सॉल्व करो। इधर देखो क्या होगा। अच्छा बताओ इधर का स्क्वायर हटाओ, पूरे पे क्या लग जाएगा? बोलो भाई पूरे पे क्या लग जाएगा? बोलो पूरे पे कितना बताओ? 3.7 इंटू 25, 10 की पावर माइनस 38
और अपान में कितना होगा 9 हो जाएगा। और इसको जरा सॉल्व करो बेटा, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। और जरा इसको बेटा सॉल्व करो कि आखिर क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी। ठीक, क्यू की वैल्यू देखो कितनी आएगी। पहले आप बताओ जरा ध्यान से, इधर देखिए। अच्छा बताओ 25 कितना होगा, 25 कितना होगा बताओ, 5 है ना। 25 कितना होगा बताओ, 5 होगा। और बताओ 9 कितना होगा, 3 होगा। और बताओ बेटा 38 कितना होगा, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 10 की पावर -19 हो जाएगा, है ना। अरे नहीं सोच पा रहे क्या ऐसे, माइनस का 38 है तो इसको लिख सकते हो 19 का होल स्क्वायर, इससे कट गया तो -19। अब बताओ 3.7 का क्या होगा, बताओ बेटा 3.7 कोई बता सकता है क्या होगा, बताओ 3.7 कितना होगा। अगर 4 होता तो कितना आता, 2। बेटा देखो ध्यान से, 4 होता तो कितना आता बताओ, 2। अब ये 4 तो है नहीं, क्यों, अगर 4 होता तो 2 आता, अब ये 4 तो है नहीं, तो 4 से थोड़ा आंसर क्या आएगा बताओ, कम आएगा। 4 से थोड़ा आंसर क्या आएगा बताओ, कम आएगा। अगर ये 4 होता तो 2 आता कि ना आता, 4 होता तो 2 आता। लेकिन ये आपका बिल्कुल किसी कीमत पर क्या नहीं है बताइए, ये आपका 4 नहीं है, तो आंसर 2 नहीं आएगा। 2 से थोड़ा सा क्या आएगा बताओ, कम आएगा। आए? इसको हम लोग जो है 1.8 के प्रॉक्स लिख देते हैं। 3 6 18, 0.6, 6 पंचे 30। ए बेटा 6 पंचे 30 हो रहा है, लेकिन ये 3.2 अप्रॉक्स आएगा, 10 की पावर -19 कूलम। ये क्यू की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बताओ बेटा, क्यू की वैल्यू आ गई। अब बताओ हमको निकालना क्या था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एन निकालना था। कितना निकालना था, एन। ये तो आप नहीं कह रहे हो सर यहाँ पे जो है ये कैसे कर दिया, 3 6 18 कर दिया, तो 6 पंचे 30 क्यों नहीं लिखा। ठीक, ये थोड़ा सा इससे क्या आएगा बताओ, ज्यादा आएगा, थोड़ा से ज्यादा आएगा। 1.8 से अप्रॉक्स थोड़ा ज्यादा, 1.88 करके कुछ लिखेंगे। ठीक, तो ये 3.2 हो जाएगा। अब बताओ नाउ क्यू इक्वल टू कितना होता, बोलो बेटा, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो एन इक्वल टू कितना, क्यू अपान ई होगा। तो बताओ एन इक्वल टू कितना, क्यू की वैल्यू कितनी बोलो, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ ई का मतलब क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से कट गया, 16 दूना 32, यानी एन कितना है बताओ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं बताओ बेटा, मिस हुए। कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए, 2। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए हैं, 2। बताइए बात समझ आ गई। तो जो लोग ऑनलाइन में हैं नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे, और आप लोग ने तो बना ही रखा है। बाकी जिसको पूरी नोट्स चाहिए वो हमारा ये नंबर है, इस पर मैसेज कर देगा तो उसको आपको जो है पूरी नोट्स मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जो है बेटा, अब हम लोग आगे देखते हैं। इन फैक्ट को याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन अब आपको करने रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैसे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो स्लाइड बनी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि साथ साथ डीपीपी भी है। जो कुछ टॉपिक मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने रहेंगे, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दे दिए गए हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिए, इसको मैं करा देता हूं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1.3 नंबर, एक्सरसाइज का 1.3 नंबर क्वेश्चन है, और इसका ये आंसर दिया, और देखते हैं। चेक द रेशियो ऑफ इतना, कह रहा कि बताओ कि इसका जो रेशियो है वो डायमेंशनलेस है। अच्छा ठीक भाई, ये चेक करना है कि इसका रेशियो डायमेंशनलेस है, और ये भी दिखाना है, क्या दिखाना है, कि जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सेटिस्फाई। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की हमको वैल्यू बताना है। ठीक बेटा ध्यान दो, हमको पहली चीज तो ये दिखाना है कि ये जो है ना, ये क्या है बताओ, बोलो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। उसके बाद क्या करना है बताओ बेटा, उसके बाद हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है ये समझो बेटा। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। इसका फार्मूला होता K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, एक ये होता है। ठीक, और एक होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका क्या होता है, कैपिटल G M1 M2 अपान कितना बताओ, R स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। K कर दिया, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपान में R का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा बताओ बेटा ये क्या है बताओ, कैपिटल G है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो Me होगा, प्रोटॉन है तो MP होगा, अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपान में कितना बताओ, R स्क्वायर। क्या हम लोग के पास कुछ इसी तरह कंडीशन दी गई है। अब बेटा अगर हम इनको एक दूसरे से डिवाइड करा दें, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या कर दें बताओ, ग्रेविटेशनल से डिवाइड करा दें, इतना अपान इतना करा दें, तो बताओ इधर क्या लिखा बोलो,
के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और अपान में कितना होगा बताओ, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपान आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, के ई स्क्वायर अपान कितना, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बेटा हमको एफ ई अपान एफ जी बताना है, मतलब हमको ये बताना है, और इसका क्या करना है बताओ, हमको इसकी वैल्यू भी निकालना है, हमको क्या करना बोलो, इसकी वैल्यू भी निकालना है, और ये भी दिखाना है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। हमको दोनों बातें यहां पर क्या करनी है, शो करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं भाई, आइए इसको हम लोग शो करने की कोशिश करते हैं, डायमेंशन लेस दिखाने की कोशिश करते हैं। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ठीक है, ये है। अब यहां पर हमको सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, डायमेंशन ना पता हो तो सबकी यूनिट पता हो, एटलीस्ट सबकी यूनिट पता हो, ठीक है। अब बताओ के का क्या होता है, बताओ बेटा के का क्या होता था, याद है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। बेटा इसका क्या होता है, बोलो इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, मतलब कुलाम की पावर माइनस का 2, है ना। और यहां पे क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ, कुलाम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा बताओ, कुलाम, तो क्या होगा बताओ, कुलाम का स्क्वायर होगा। अभी देखना इससे कैंसिल हो रहा, ठीक है। अच्छा बताओ कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लास 11th वाला भूल गए, क्लास 11th वाला भूल गए क्या, याद है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा ठीक बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब केजी की पावर माइनस का 2, और बगल में क्या लिखा, मास मास, केजी केजी, मतलब क्या बेटा बताओ, केजी स्क्वायर। अरे बेटा देखो ध्यान से, सब कट गए क्या, चाहे डायमेंशन रख के सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व कर दो, तुम्हारा मन तो तुम पहले डायमेंशन रखो चाहे ऐसे काट दो। देखो ना इधर देखो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, सब कट गया, काम खत्म हो गया, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है बताओ, ऐसे लिख दो, m की पावर 0 आया, l की पावर 0 आया, t की पावर 0 आया, क्यों भाई कोई मतलब नहीं है, मतलब दिस इज डायमेंशन लेस, दिस इज डायमेंशन लेस, ठीक, ये आ गया बेटा, ये कैसा है बताओ, ये डायमेंशन लेस है, कैसा है बताओ बेटा, डायमेंशन लेस है। अब हमको इसकी वैल्यू भी निकालना है, मतलब दो पार्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था, अब आओ इसको हमको क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट दिखाना है। बेटा हमको इसको दूसरा पार्ट कैसे निकालेंगे, आइए आओ बेटा इसका दूसरा पार्ट दिखाया जाए भाई, इसका दूसरा पार्ट कैसे आएगा, देखिए बेटा आओ देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी। अच्छा ठीक, और देखो भाई बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर, मतलब यही चीज दो बार, क्यों बेटा। अच्छा ठीक है भाई, नीचे कितना, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और प्रोटॉन का पता है 1.67 टू पावर 27 होता है क्या, है ना। और इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करते देखिए, तो थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन करो, जल्दी से सॉल्व होगा, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करो, अप्रॉक्सीमेशन करने का मतलब इससे इसको कैंसिल कर दो, अब हमारे पास हो जाएगा ऊपर, थोड़ा सा अगर अप्रॉक्सीमेशन करें इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, हाँ अप्रॉक्सीमेट कैंसिल हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा बताओ, 1.6 बचा, 6.67 बचा, पॉइंट पॉइंट हटाया, एक यहाँ 0 बढ़ा दिया, 10 की पावर कितना हो गया बताओ, बताओ बेटा कितना हो गया, 19 से 9 चला गया, कितना बचा माइनस का 10, डिनोमिनेटर में कितना हो गया 31, और 11 मिला दो तो 42, माइनस का 42, 27 कर दो तो बताओ भाई कितना आया, आए भाई देखो 31, 69 ना, ऊपर गया तो कितना हो गया, रुको रुको अभी रुको, ऊपर गड़बड़ है क्या, 19 19 38, 19 19 38, 38 से का कितना बचेगा 29 बचेगा भाई, माइनस का कितना 29 बचेगा, है ना, ये हो जाएगा। अब बताओ कितना बचा 10 की पावर, बताओ कितना बचा, 40 बचा ना, ये कितना हो गया, चलो 667 से डिवाइड करा दो,
160 है, अपान में 667 है। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो एक काम ये कर दो, यहाँ के एक जीरो इधर शिफ्ट कर दो, इसको कर दो कितना 39, एक जीरो यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक, अब आओ इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाक से सॉल्व कर देते हैं। चलो इसको सॉल्व कर दो भाई, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो 600 दूना 1200, 3 बार तो 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब लगभग लगभग कितने बार जाएगा बताओ, लगभग बार 2 बार जाएगा। 2 10 की पावर कितना 39, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बताओ समझ बात आएगी नहीं आगे भाई, कोई दिक्कत बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 2 पार्ट इसमें करना था बेटा, एक बार हमको क्या करना था, दिखाना था डायमेंशनलेस, हमने दिखा दिया, एक बार इसकी वैल्यू निकाल दिया। ठीक, और इसमें बीच बीच में देखो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, वो स्टूडेंट को खुद से करने के लिए हैं, इनको आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, हाँ चलो अगला देखो, और इस पीडीएफ के लिए आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है भाई। अब चलिए देखिए, इनको आपको खुद से करना है, इनको आपको करना है। अब हम लोग जो है आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बेटा ध्यान दो कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या समझते हैं। ठीक, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बताओगे? शर्माओ नहीं बेटा, तेज से बताओ। क्यों मन, क्या शर्मा रहे हो? देखिए चलो परेशानों में बता रहा हूं, ध्यान दो, इधर देखो बेटा। देखिए जैसे कोई चार्ज है, बेटा ध्यान दो, जैसे मान लो कोई चार्ज है, कोई चार्ज है कहीं पर, और उस चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज लाओ उसी के जैसा, बेटा ध्यान दो, अगर कोई चार्ज है और उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लाओ उसी के जैसा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन। अगर उसी के जैसा लाओगे तो क्या होगा? रिपल्सन। और अपोजिट लाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो बेटा ध्यान दो, ध्यान देना, किसी चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज लाएं, जिस एरिया में वो आने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज इन विच इफ वी टेक एन अदर चार्ज देन दैट अट्रैक्ट और रिपेल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जरा जल्दी से देखो जरा। सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज in which if we take क्या बेटा? another charge, then that क्या? attract और repel is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बेटा, किसी चार्ज के चारों तरफ अगर कोई दूसरा चार्ज लाओ तो अट्रैक्ट हो जाए, रिपल हो जाए, तो उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और सुनो बेटा, जैसे कोई टेस्ट चार्ज है, उस पर कितना तेज से अट्रैक्शन होता है, कितना रिपल्सन होता है। अगर कोई हमारे पास क्या बेटा बताओ, टेस्ट चार्ज है, अगर हमारे पास कोई क्या बोलो टेस्ट चार्ज है, तो उस टेस्ट चार्ज पर कितना तेजी से अट्रैक्शन या कितना रिपल्सन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, यानी ये बेटा ध्यान दो, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर काम करने वाले फोर्स को, वो भी कैसे फोर्स को बताओ? अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, मतलब वेक्टर ई कहा जाता है। चलो इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन ध्यान सुनो। वर्किंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, वर्किंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन एनी यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ बेटा? ऊपर एफ लिखाना, एफ का मतलब क्या? न्यूटन, और नीचे क्यू का मतलब क्या?
कूलाम हो जाएगा। अच्छा, नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या हो सकती है बेटा बताओ? न्यूटन मतलब mlt -2, कूलाम मतलब 80, ऊपर ले जाओ कितना ml, t की पावर -2, एक और गया तो -3, a की पावर कितना -1 हो गया। तो ये हमारा क्या है बताओ बेटा? ये हमारा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा इसकी एक और यूनिट वैसे होती है क्या, अभी आप आगे पढ़ोगे, वोल्ट पर मीटर भी होती है। क्या होती है बेटा बताओ? इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है, क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन तभी लगेगा जब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे भाई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लोगे। ठीक, ये वाला। और जरा इसको देखो, ये क्या कहता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखो क्या कहता है बेटा, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज ये है बेटा, ठीक, ध्यान दो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज ये है क्यू। एक चार्ज कौन सा बेटा बताओ? क्यू है। बोलो कौन सा चार्ज है? क्यू। और मान लीजिए बेटा यहां पर एक चार्ज हमारे पास क्या है बताओ? क्यू नॉट है। ठीक, कितना चार्ज बताओ? क्यू नॉट है। दोनों के बीच स्पेस कितना बताओ? दोनों के बीच स्पेस है आर, यानी दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? आर है। अब सुनो, अब अगर ध्यान दीजिए भाई, अगर जो है बेटा दोनों सेम नेचर के होंगे तो इनके बीच क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन। और अपोजिट नेचर के होंगे तो रिपल्सन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बताओ? रिपल्सन। लग तो रहा होगा फोर्स ना, तो बताओ इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसका फार्मूला क्या होगा? के Q1, Q1 मतलब Q, और Q2 मतलब Q नॉट, और अपान में कितना? आर स्क्वायर। एकदम सिंपल बता दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो भेज रहे हैं बेटा, ध्यान दो। F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। देखिए है तो इसका डेरिवेशन, लेकिन डेरिवेशन इतना पूछा नहीं जाता है, तो मैं इसको फार्मूला केवल बता दे रहा हूं अभी। ठीक, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। बेटा ये तो हो गया दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। ये क्या हो गया बताओ? दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हो गया। दोनों के बीच लगने वाला क्या हो गया? फोर्स हो गया। और जरा देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, क्या होता बताओ? इक्वल टू कितना? एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो भाई। तो एफ की प्लेस पे क्या रख दोगे बताओ? के क्यू क्यू नॉट अपान कितना? आर स्क्वायर, और बेटा अपान में क्या लिखा? क्यू नॉट। क्यू नॉट काट दे, बताओ इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। किसका फार्मूला है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ये क्या है बताओ? फार्मूला है। तो आज मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपने बहुत सारी चीजें सीख लिया होगा, और अभी आप देखेंगे कि हम लोग 94 में 41 तक पहुंच चुके हैं। तो चैप्टर तो बड़ा, काफी बड़ा है ही। चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने ढेर सारे जो है आपको खुद से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप यूनिट टेस्ट की, अगर आप स्कूल में होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लगातार हमारी क्लासेस को देखते रहें। और आप देखेंगे कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है इंस्टीट्यूट का, और इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है ये पूरी पीडीएफ मिल जाया करेगी, जिससे आप क्या कर सकेंगे? जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से भी कर सकेंगे। पीडीएफ रहेगी तो आपको टॉपिक पढ़ाए हुए मिल जाएंगे, और उसके बाद जो है जितने टॉपिक छूटे हैं, जो न्यूमेरिकल छूटे हैं, उनको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते